5 किलो राशन फ्री को दे, हमने नौकरी दे दे, हम 5 किलो राशन आप खरीद लेंगे, जरूरत नहीं हमने तेरा 5 किलो राशन की। यहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट जीतने की स्थिति में है। हरियाणा के अंदर टोटली 90% जातिवाद के ऊपर इलेक्शन होता है। तो अगर आप कितने काम गिनवा लो, कितने प्रचार कर लो, जाट और नॉन जाट का इलेक्शन है यहाँ टोटली। ये भाई बिरादरी का कोई मैटर नहीं है भाई, जाट नॉन जाट का वो ऐसा कोई मैटर नहीं है। और जो उनको जो है ना वो लेते हैं, जो बीच में जो है, हाँ पंडित जी बताएंगे उसके बारे में। बिल्कुल फ्री हूँ। इस गवर्नमेंट ने हमें थाली बिठा रखा घर पे, जो अनाज दे रही है वो अनाज खा के इस पार्क में घूमने आ जाते हैं। हमारा एमपी काम करेगा, हमारा एमएलए काम करेगा, मोदी कहाँ जा जाए काम करेगा। झूठे प्रोपेगेंडा के तौर पे इलेक्शन जीतने की कोशिश की जा रही है। कोई टीचर भर्ती नहीं हुआ, कोई लाइब्रेरी नहीं है, कोई लैब नहीं है बच्चों के लिए। आप भी कुछ कहना चाहती हो दादी? डिफेंडर ने हमारी तकती मोहम्मद वाले जैसे ही। किसका ज्यादा हवा है गांव में? कई बार पूछोगे, कांग्रेस की हवा है। 80% के अंदर की। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। कौन सा पार्क बताऊं? स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्री राम शर्मा पार्क। पता नहीं, ये रोहतक सिटी में मेन है, मेन सबसे बड़ा पार्क है। ताऊ क्या कह रहे हो? हाँ जी, इसका नाम है हुड्डा सिटी पार्क। शुरू से ही बिल्कुल गलत है। हुड्डा सिटी पार्क नहीं, हुड्डा सिटी पार्क नहीं है की जो है ना कांग्रेस की है हरियाणा। ये हुड्डा सिटी ऐसा है, सबका अपना व्यू है, लेकिन ये हुड्डा सिटी पार्क है। हमारे पंडित श्री राम शर्मा भी फ्रीडम फाइटर थे, उनका नाम ले लो और किसी का ले लो, लेकिन रोहतक का हुड्डा सिटी पार्क है। मिला के ये रोहतक जिले में है और ये रोहतक लोकसभा सीट है ना? तो आप जरा सा, मैं आप लोगों से समझूंगा यहाँ चुनाव का माहौल क्या है, थोड़ा हरियाणा के बारे में भी जानूंगा। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है। ललन टॉप की चुनाव यात्रा रोहतक में है और ये रोहतक का सिटी में एक पार्क है जहाँ पे यहाँ के तमाम बुजुर्ग बैठे हुए हैं। आप लोग ज्यादातर लोग रिटायर्ड हैं? सर्विस से रिटायर है? क्या कह रहे हैं? हाँ। कोई नौकरी में, कोई बेरोजगार, अगर जो इतने बैठे हैं ना, ये सारे रिटायरी है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ईश्वर सिंह। तो आप किस सर्विस में थे? इरिगेशन डिपार्टमेंट है। तो अभी जो है आप लोगों के यहाँ इरिगेशन डिपार्टमेंट का काम कैसा है, या पहले अच्छा था या अब ठीक हुआ है? ये तो हम 11 साल हो गए रिटायर हुए, हमने केवरा किसा चल रहा है। हाँ, इतना जरूर बेरा है। अगर भाई पानी नहीं है बड़ा पीने, और बाकी ठीक से। रोहतक में पानी नहीं है, अब हाल में नहीं है। हाँ, ना तो ये टैंकर देख जा खाली पड़े जा, ये रे के साथ लगते हैं। रोहतक में तो नहर भी है, सब कुछ है, पानी पीने को नहीं है। पीने की पानी की समस्या है रोहतक शहर में या सिर्फ गांव में भी? मैं तो आड़े बैठा हूँ, मैंने आपको दी बता कि यहाँ पीने के पानी की समस्या है और टैंक पड़े हैं खाली। सरकार पानी देने में असमर्थ है, जो सरकार फिलहाल चल रही है रोहतक शहर को। बाकी मुझे नहीं पता। और क्या क्या मुद्दे हैं रोहतक के? बाकी मुद्दे, सड़क सारी टूटी पड़ी हैं, शहर में जाके देख लो, सबको टूटा फूटा पड़ा है। चोरों चक्के सारे शहर मान रहे हैं, घर घर जो है ना जेब करे हैं, चैन कटर टूटल लग रही है लेडीज की। कोई हल नहीं है किसी के पास भी इसका, ठीक है नहीं? बस इतना ही बता रहा हूँ। ये रोहतक सीट पे दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और बीजेपी से अरविंद शर्मा, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी सांसद है। पिछली बार 7,000 वोटों के करीबी अंतर से जीत हुई थी उनकी। इस बार क्या है माहौल आपके रोहतक में? मेरे को नहीं पता इस मामले, मैं तो अपनी दुकान में बैठा रहा हूँ, बाकी का नहीं मेरा। मैंने बस इतना ही बता दिया, यही बहुत है। ये अच्छा है। मैंने तो सुना था कि हरियाणा के लोग सब कैमरे पे बता देंगे, आप भी बच रहे। देखो, जो कमी थी वो बता दी। तारीफ करने काबिल कुछ नहीं है। अब वोट चाहिए किससे नहीं गिरी हो। मैं घराड़ा की बयान नहीं भरूंगा, ये वोट किसकी देंगे और ना अपनी बताऊं। हाँ, ये स्मार्ट वोटर है। हाँ, बता देंगे। हाँ, दीपेंद्र हुड्डा, ये पार्क देख रहे हो ना, ये हुड्डा साहब ने बनवाया था। हुड्डा साहब मेरा पुराना यार है। अच्छा, ये नेता है क्या? पुराना दोस्त है ईश्वर सिंह जी का। पॉलिटिकल वर्कर हूँ। किस पार्टी की? कांग्रेस का। तब तो आप कांग्रेस का ही बताएंगे। नहीं, कांग्रेस का क्यों बताऊंगा, मैं सबका बताऊंगा।
देखो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में बिजली के ऊपर सरकार बन जाया करती 4 थर्मल पावर प्लांट लगाए, एजुकेशन का कितना काम कराया। ईब कर लियो ने कोई 10 साल इनके हो गए, काम तो करते नहीं। अमीर आदमी के 16 लाख करोड़ रुपये माफ कर दिए मोदी जी ने। और पूरे किसान के ऊपर हमने 13 महीने किसानों की सेवा करी, आंदोलन कराया था उनने। किसान के ऊपर, पूरे हिंदुस्तान के किसान के ऊपर 14 लाख करोड़ का कर्जा है। एमएसपी ने कही थी, एमएसपी दी नहीं। ये आप देखिए, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं तो आप कांग्रेस का सब कुछ अच्छा बताएंगे। आप बताओ आप कहाँ से हो? मैं रोहतक से ही हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम सूबेदार रणबीर सिंह है। और यहाँ पे बीजेपी का कोई आधार नहीं है। उन्होंने सिर्फ भूखे मारा है लोगों को, और ना पानी दिया ना और कुछ सुविधा दी। लोग लाइन में खड़े कर दिए, नगर पालिका में, नगर निगम में या और कहीं भी लोगों को लाइन में खड़े रखा है इन्होंने, ताकि और कोई मुद्दे ना उठाएं। और इसलिए जो है ना, यहाँ पे जो है ना, कांग्रेस का बहुत ही हाई प्रोफाइल है। आप आर्मी में थे पहले? जी हाँ, मैं आर्मी में था। 31 साल मुझे पेंशन आके हो गए। मैं अभी हिंदुस्तानी हूँ, आर्मी का नहीं रहा अभी में। 31 साल तो यहाँ आने के बाद में सब यहेंगे ही हो जाते हैं। पक गया है अभी यहाँ। आर्मी तो खत्म ही कर दी। आर्मी खत्म कर दी इसने, और आगे आ गया तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान को दे देगा, हिंदुस्तान को। सबने कहा वहाँ साड़ी लेकर गया था वो उसकी माँ की खातिर। ये हमारा मोदी साहब साड़ी लेकर गया था उसकी माँ के लिए, नवाब शरीफ की। तो अभी ये मेरे ख्याल में हिंदुस्तान को ही ना लेके चला जाए वहाँ, क्यों अग्निवीर बना दिए, लड़ने वाला कोई बचा ही नहीं। बात करो यार। लेकिन हाँ, आप बताइए सर, क्या कह रहे हैं आप? लेकिन ये है कि भाई लोगों ने कहा कि इस दौरान आर्मी मजबूत हुई, ये आप ऐसा मानते हैं? बहुत कमजोर हो गई। मजबूत कहाँ होगी भाई, खत्म नहीं होगी। आपका क्या नाम है ताऊ? रणबीर सिंह। अरे ये और बैठे उनसे ले लो। अरे आप ना बोलोगे ना, इसकी पूछ यार। यो है हमारे अपोजिट है हमारे अंदर यही, और इसी की बातें सुनो। प्रधान यही है। ये प्रधान है? प्रधान जी लोग यहाँ कोई बोलेगा तो कोई नहीं बोलेगा। यहाँ कोई निष्पक्ष बात करने वाला नहीं है। अच्छा, ये है कि भाई यहाँ पर टफ फाइट है, और टफ फाइट में 51-50 का मार्जिन हो जाता है। अच्छा। लेकिन हालात जो हरियाणा के और रोहतक के जो पिछले उनको बातों को देखा जाए, और उसको दे टफ फाइट है, कोई सा भी जो है ना जीत सके है। कांटे की टक्कर है यार, कमाल की बात है। फिर वो बैठे हैं फोकट सब, उनसे लो एंट्री, वो बीच में बोल। आप बताओ, आपका मैं सुनूंगा, सबकी सुनूंगा, मेरे पास टाइम है। बात है, कांटे की टक्कर लग रही है आपको? मोस्ट प्रोबेबली जो है ना, यहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट जीतने की स्थिति में है। हाँ, और यहाँ मैंने तो निष्पक्षता से बात की है। यहाँ जो है नहीं, वो पक्ष की निष्पक्ष की जो है नहीं, वो बात जो इन हो रहा था, बुझ लो। एक तरफ जो है कहेंगे कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है, ये कोई नहीं है बात। यहाँ पर सख्त मुकाबला है और कुछ भी हो सकता है। पीछे जहाँ बहुत बड़ी बात ये थी 7,500 से दीपेंद्र जीते था, तो यहाँ से 7,000 या 70,000 से हार जीत हो भी सकती है कोई से की भी। वर्कर है, ये भी वर्कर है। और इसके इसलिए देखा नहीं इसको। भाई बीएसपी से एमपी का इलेक्शन लड़ रहा है। वो पॉइंट पकड़ो। इससे भी दीपेंद्र 7,500 बोल रहे थे, हम बिल्कुल बारी बारी से सब। मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर जो है ना, ये मीडिया में हम बात कर रहे हैं, तो ईमानदारी ये होनी चाहिए, हमने निष्पक्षता से बात करनी चाहिए, क्योंकि हम रेफरी हैं। आउट इनको जो है ना बता सकते हैं। जो यहाँ एक तरफा कोई बात है कांग्रेस जीत रही है, अरे कोई एनालिसिस देखो, कोई जो है भाई एक बात गलत ऐसा है, बीच में बोलना आपका बनता नहीं। आप मेरे को छोड़ गए, इन सबसे पूछ। आपका क्या नाम है ताऊ? मेरा नाम रणबीर सिंह पंचाल है। तो आप बताओ है यो, मेरा नाम बताओ है यो। यार दोनों का नाम एक ही है, पंचाल दोनों का नाम। हाँ, यहाँ पर जो है ना बीजेपी का मजाक उड़ा रखे हैं, सारे चौधरी हैं
अच्छा। कोई निष्पक्षता की बात कर नहीं सकता। अक्के भाई, वरना तो ईमानदारी ये होनी चाहिए। आगे जो कि मैं हालात हैं उसके मुताबिक जो है सबको बताना चाहिए। सभी जिम्मेवार आदमी बैठे हैं, रिटायर्ड आदमी बैठे हैं। ये यहाँ बिरादरी का मामला है क्या? ये निष्पक्ष की बात ये है। अब भाई कोई इस बात को मानो या ना मानो भाई, सख्त रणबीर, कोई भी 50-60 से 1000 से मैं बताऊं भाई, मैं तो यही मिल रहा हूँ रणबीर, लेकिन मैं एक बात का जवाब चाहूँ हूँ। MP साहब ने हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ IIM बनाया, यहाँ फैशन टेक्नोलॉजी बनाया भाई। आड़े दो अपने हल्के में दो वो लगाए थर्मल पावर प्लांट। ये बता दो ना क्या कराया, यो पार्क बनाया। तमाम दुनिया मोदी के मुंह की तरफ देख रहे हैं। अक्के भाई जो है जो कोई मामले अगर नहीं निपटे और तो उनको जो है ना वो लेते हैं जो बीच में जो है। हाँ, पंडित जी बताएंगे उसके बारे में। मेरी बात बताओ, आप पार्टी से नहीं हो ना? आ रहा हूँ, सबके पास आऊँ। देखो हमारे पास प्रचार नहीं आता है तो पूरा बात होगी। यहाँ जो है दीपेंद्र का और पंडित जी का मुकाबला नहीं है। यहाँ तो प्रधानमंत्री बनाने की उसमें है, कोशिश में। आगे भाई, हाँ, हम जो कांग्रेस को वोट देते हैं तो नुबेरा नहीं लगे कौन प्रधानमंत्री बनेगा। और यहाँ सीधी बात ये है कि भाई मोदी प्रधानमंत्री बनेगा। आपका क्या नाम है सर? ओमकार शर्मा। हाँ बताइए। सब ने बता लिया, आप अपनी पार्टियां इसने बता ली, न बताई। वह दीपेंद्र ने भूपेंद्र ने काम करे दुनिया भर के, रोहतक को सुधार दिया, सारे काम करे ना, लेकिन हार क्यों गया? दीपेंद्र उठ हार गया ना पहले साल। क्या कारण होया? ये सारे काम गिनाओगे भाई, ये काम करे वो काम करे, और फिर भी हार गया। कारण क्या है? सिर्फ जातिवाद। हरियाणा के अंदर टोटली 90% जातिवाद के ऊपर इलेक्शन होता है। तो अगर आप कितने काम गिनवा लो, कितने प्रचार कर लो, जाट और नॉन जाट का इलेक्शन है यहाँ टोटली। थोड़ी बहुत होती 5-10% इधर से उधर होगी। यहाँ नहीं, मेरे ख्याल में यूपी बिहार में भी यही होगा ज़्यादातर। लेकिन यहाँ हरियाणा में तो टोटली योगेश्वर दत्त पहलवान है, उसमें कोई कमी थी? देश का नाम रोशन करके आया था, और भाई उसको टिकट मिल गई बड़ौदा हल्का से, 2 बार आया। क्या कारण? क्या कारण था बताओ? सिर्फ जातिवाद के कारण। क्या है जाति का एक क्वेश्चन यहाँ पे? जाट नॉन जाट का सवाल है। अच्छा, मतलब ये बैलेंस है भाई। यहाँ पर न्यू देखें लोग कि भाई ये सवाल है। क्या है? जाट नॉन जाट का कोई मुद्दा नहीं। आप क्या कह रहे हो? जाट नॉन जाट का कोई फैक्टर नहीं है। सभी जाति है, सभी जो है सभी जातियों के आदमी आराम से रह रहे, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ रोड भी टूटे पड़े हैं, सेक्टरों के रोड टूटे पड़े हैं, और कॉलोनियों के बहुत बुरा हाल है। ना पानी आ रहा है, सीवरेज बंद है, सीवरेजों का बुरा हाल है, लोगों का बाहर निकलना दूभर हो रहा है। तो अब बताओ फिर क्या करें? मैं भैया आप बैठ जाओ, मैं कर लूंगा बात, मुझे आता है। आप एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं क्या? नहीं, मैं तो क्या नाम है, इसमें ऑडिट में था, हरियाणा सरकार से रिटायर्ड हूँ मैं। क्या नाम आपका? वेद प्रकाश सहलावत नाम है। तो रोडों का भी बुरा हाल है, सीवर सिस्टम बिल्कुल फेल है। अब अगर बारिश हो जाए तो आधा शहर डूब जाता है, पानी की सप्लाई है ही नहीं। हाँ, क्या कह रही हैं आप? आ जाइए, आप आ जाइए। क्या कह रही थी आप, बताइए। भाई उड़ा के वोट देंगे भाई, हम तो यही बात कमा थे भाई। हमने तो ना पानी मिल रहा ना सीवर, हमारे सारे ब्लॉक हो पड़े, हमारे तो सीवर भी बनाई थी भाई, ना जेल थी। यो जगह बैठने ने भी उड़ाए ना दी थी, उसके बाद इस पार्क में कुछ नहीं हुआ। क्या नाम दीदी आपका? मेरा नाम तो रोशनी है। जिस करने वाले थे वो भी तार ले गया, भी पाट ले गया हमारे इधर। आप सब लोग एक ही फैमिली से हैं? हाँ, सारे नरे नरे। हाँ, नरे क्या होता है इसका? अलग अलग है। अच्छा, अलग अलग। हाँ, आप भी कुछ कहना चाहती हो दादी? डिफेंडर ने हमारी तकती मोमर वाले जैसे ही डिफेंडर हमारा था। हाँ, क्या वजह है? क्यों ना बढ़िया बात तक तो चढ़ा दिया कती। ठीक है, रोहतक में कुछ या पार्क उसने बनाई थी, उस पर हो रहा है। 10 साल हो गए, रोहतक में कुछ नहीं हुआ। जो हुआ था उड़ा के राज में ही हुआ था यहाँ पे। आपका क्या नाम है भैया? दिनेश भाई। हाँ, दिनेश। क्या करते हैं दिनेश जी? मैं भाई प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। क्या है माहौल यहाँ पे? माहौल भाई आड़ा तो एक तरफा दीपेंद्र है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है।
क्योंकि मैं देख गामता हूँ। जैसे वो ताऊ बात कर रहे थे जाट वर्सेस नॉन जाट, ऐसा क्या है? बिरादरी का मामला वो क्या है? देखो बिरादरी का मामला था जब था, ये भाई बिरादरी का कोई मैटर नहीं है भाई, जाट नॉन जाट का वो ऐसा कोई मैटर नहीं है। ये सारा मुद्दा है। एक बात आओ, और मैं गांव तक कम से कम भी 30 किलोमीटर दूर से डेली अप डाउन करूँ हूँ मैं। अनएम्प्लॉयमेंट आज का जो वोटर है यार एजुकेटेड है, उसने फिर हरियाणा आज के दिन पूरे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट में पहला नंबर पर है। ये रोजगार मुद्दा है। हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। तो यार हमने क्या चाहिए? ये भी एक बात बताओ ना, ये अनाउंस कर दिया भाई 5 किलो राशन फ्री मिलेगा। अरे वो 5 किलो राशन फ्री क्यों दे? हमने नौकरी दे, हम 5 किलो राशन आप खरीद लेंगे। जरूरत नहीं हमने तेरा 5 किलो राशन की, हम आप खरीद लेंगे तो हमने एम्प्लॉयमेंट दे देने। क्या कराएंगे भाई हम उसे राशन का? कित ले जावाएंगे? मारे एक बात काम के रह गया भाई, लैटरिंग बनवा दी। अरे लैटरिंग का क्या शर्म मारा है? क्या करा उसका? क्या मैं खाने ना होगा तो कुछ का? क्या नाम भैया? काम तो करके मेरा नाम दिखाओ। संदीप है। मेरा नाम संदीप है। सबसे पहले मैं लल्लन टॉप को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि लल्लन टॉप उन चंद चैनलों में से है जो देश के लिए जो सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम देखा है, रेगुलर तो मैं नहीं देखता हूँ, जब कभी टाइम मिलता है मैं देखता हूँ। दूसरी बात है, जो ये चुनाव है ये कोई छोटा चुनाव नहीं है, ये चुनाव है देश के को राजा को चुनने का। हम 5 साल के लिए अपने राजा को चुन रहे हैं। राजा कैसा होना चाहिए? एक तरफ मोदी है, एक ऐसा आदमी है जो एक ऐसी ऐसी बातें बोलता है, मतलब आप सोचो, आप हिंदुस्तान का राजा, एक ऐसे देश का राजा जिसकी संस्कृति 5000 साल पुरानी है, और वो ये बोलता है कि बादल आए, रेडार काम नहीं किया, मैंने सोचा ये होना चाहिए वो आप देखो, अगर अमेरिका के लोग जब इस बात को सुनते होंगे तो वो हिंदुस्तान के लोगों को क्या कहते होंगे? मैं ये जानना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी के नाम पर ही पिछली बार 10 की 10 सीटें हरियाणा में सुनो बिल्कुल बीजेपी ने जीती। जी देखो, हार जीत 2 खड़े होंगे, हार जीत होगी, सब वोट डालेंगे। सवाल ये हार जीत का नहीं है, सवाल ये है कि हम अपने राजा को चुन रहे हैं। राजा कैसा होना चाहिए? एक ऐसा राजा जो कुछ भी बोल देता है, जिससे दुनिया में लोग कहते हैं कि आप जैसे जो दूसरे चैनलों के लोग हैं, आपको भी पता है, वो सुबह से लेकर शाम तक 2400 घंटे यशस्वी प्रधान। ये कैसी यशस्वी है? आप खुद बताइए मेरे को कि जो प्रधान, दुनिया के वैज्ञानिक लोग जब इस बात को सुनते होंगे, वो क्या हिंदुस्तान के लोग गाली नहीं देते? कौन नेता अच्छा लगता है? नहीं, अच्छा तो देश की जनता जो जिसको चुन लेगी वही सही है, लेकिन सवाल ये है कि भारत का प्रधानमंत्री क्या ऐसा होना चाहिए? आ जाओ आपकी सुन लेता हूँ। आप एक बात, मनमोहन जी थे, वो कुछ बोलते थे, क्या दुनिया में उसकी कोई वैल्यू थी? कितनी वैल्यू होती थी उसकी? अच्छा, मैं आपके पास आता हूँ, दादी जी जरा सुन लूँ इनकी क्या बात है। हाँ दादी, क्या नाम है? मेरा राजदेवी। 4 साल की नौकरी कर दी इसमें, ये इनके लड़कियों को 4 साल में क्या करेंगे वो? उसमें कहा है कि 4 में से 1 जो है वो सेलेक्ट होगा अग्निवीर में। कहाँ होगा? 4 में से 1 नहीं, 4 साल में क्या करके आएंगे वो? 4 साल में बताओ, क्या कमा के ले आऊंगा 4 साल में? वह और 2 लाख नौकरी है, और ये बच्चे अंडर लाग रहे, और 2 लाख पद खाली पड़े, नौकरी तो है नहीं बच्चों को, ऐसे ही घूमने लग रहे हैं सारे। आप अग्निवीर की बात कर रहे हैं ना? हाँ। और क्या मुद्दा है अग्निवीर का? क्या नाम भैया आपका? सुलभ नाम है। सुलभ, मैं बिजनेस है मेरा अपना। हाँ जी। एक्चुअली क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि जो चीज़ करने वाली चीज़ है ना, उस पर कोई बात नहीं करता। चलो ठीक है, भाजपा ने पहले वोट मांगा मोदी करके, लेकिन एंड तक क्या आ रहा है भाई? युवाओं तक क्या पहुंच रहा है भाई? एम्प्लॉयमेंट नहीं है, काम नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो एंड तक अगर नहीं पहुंचेगा तो क्या करेंगे मोदी जी को देके वोट? और एमपी साहब ने यूनिवर्सिटी लेके आए, सब चीज़ें लेके आए यहाँ पे, तो उस चीज़ का तो फर्क है ही ना। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट तो उन्होंने करी। डेवलपमेंट पे वोट होता है, या जैसे उधर पीछे लोग कह रहे थे कि जाति पे चुनाव होता है? जाति का तो कोई चुनाव है भी नहीं। पिछली बार गंद घोलने की कोशिश करी जातिवाद पे, वो गलत चीज़ है। देखो, हम यहाँ सारे युवा खड़े हैं, हमें जातिवाद से कोई मतलब नहीं है। ये भी मेरा भाई है, ये भी भाई है, साथ खड़े आप भी भाई हो, सारे भाई हो। इसमें जातिगत का मुद्दा क्यों है? हमें क्यों करना जातिगत पे मुद्दा? हमें जातिगत लड़ाई लड़नी क्यों है? क्या होगा उससे? हासिल क्या होगा? मुझे एक बात बताओ, क्या हासिल होगा? कुछ भी नहीं। एज इट इज लड़ लुड़ा के हम लोग अपने सब अपने घरों। किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं आप? दीपेंद्र हुड्डा या अजय? शहर में भी इस चीज़ का बहुत फर्क है।
अभी वोट पिछली बार कैसे हार गए आप, जैसे कह रहे हो इतना काम किया? कई जगहों पे ये भी रहा कि जो पोस्टल बैलेट वाली बात थी वो भी सामने आई कि पोस्टल बैलेट में जो करा गया, अब वो उसमें कितना सच है कितना नहीं वो तो कोई जानता हूँ। क्या कह रहे हो? मोदी ताली बजवाएगा नहीं आ रही है वो, किधर जोश ला दो, किधर ताली बजा दो, ये प्रधानमंत्री का काम है ये। पहले वो राम कहाँ गया था जी, आज राम ने याद कर रहा है वो, राम को पहले से है। क्या कह रहे हैं? सहारा वो कह रहे राम अब याद आया क्या? पहले राम कहाँ था? राम तो 5000 साल से है। हरियाणा में तो सबसे ज्यादा राम है, यहाँ लोगों के नाम में भी राम है। एक मिनट जी, मैंने एक बार किताब पढ़ी थी, जब देश आजाद होया वल्लभ भाई पटेल ने लिखा है और भाई जनसंख्या को राज मध्य देश को बेच जाएंगे, तो जनसंख्या वही भाजपा है। आप क्या कांग्रेस की वोटर हो? नहीं जी, दीपेंद्र का हूँ। हाँ दीपेंद्र, मतलब कांग्रेस से कोई मतलब नहीं, मैं दीपेंद्र का। क्या नाम है आपका? राजपाल नाम है जी। क्या करते हैं राजपाल जी? पढ़ाई मैं कुछ नहीं कर रहा। खेती है जी, 1 किला। हाँ, वो भी मेरे ख्याल में खोज लेंगे। आप गांव से हो या शहर से? शहर भी गांव दोनों है। तो गांव में क्या माहौल है? दीपेंद्र है जी सारा। क्या है आपके गांव की आबादी क्या है? मेरे गांव में 19,000 वोट है जी। 19? मोखरा गांव है मेरा। कितना वोट है? 19,000। 19,000 बहुत बड़ा गांव है तब तो। हाँ, 5-4 पंचायत। दूसरा नंबर हरियाणा के अंदर, दूसरा नंबर है मोखरा गांव हरियाणा के अंदर। तो क्या किसका ज्यादा हवा है गांव में? कई बार पूछोगे, कांग्रेस की हवा है। 80% के अंदर की ऐसा हूँ। कांग्रेस है जी, आड़े पूछने की जरूरत है, इन्होंने कुछ काम नहीं किया। काम के वोट मिले हैं, थूक के जोड़ बंद 2 दिन चल रहे हैं, तीसरे दिन तो कौन चलते। हवा तो जी कांग्रेस की है, कांग्रेस की हवा तो जी कांग्रेस की है, बाकी से चोरी करके कुछ भी कर जाइयो, हवा कांग्रेस की है यहाँ। वो जो पीछे वो तो ताऊ कह रहे थे यहाँ सब चौधरी साहब लोग हैं इसलिए कह रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी, यहाँ तो यहाँ पर हर जाति है, हर जाति का आदमी है, बाकी हवा हर जगह दीपेंद्र की है, चोरी करके चाहिए कुछ भी कर जाओ। भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ जातिवाद कोई मुद्दा नहीं। अब ये पार्क बना हुआ था, ये चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के राज में बना था, इसमें 36 वैरायटी के आदमी घूमने आते हैं। पिछली प्लान में जो हुआ था उसमें जातिवाद किसी कारण से हुआ था, लेकिन जो यहाँ की जनता हमारी देखो काम को तो पसंद करते हैं, जो दीपेंद्र जी है काम उन्हें कराए हैं, गिना सकते हैं हम। दूसरा हमारा मुद्दे और भी कई है भाई, जब जैसे मैं सरकारी कर्मचारी हूं, हालांकि मैं दे रहा हूँ अबाउट, हो सकता है मेरे खिलाफ भी कोई एक्शन हो जाए, कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, हम कोई गलत बात थोड़ा कह रहे हैं। जैसे हमारा ओपीएस का मुद्दा है, हमारा ये भाई भी सरकारी कर्मचारी है, हम भी हैं भाई, बुढ़ापे में आप जो भी कर्मचारी बैठे हैं सबको पेंशन चाहिए, जबकि सरकार हमारी तरफ कुछ नहीं, हमने आंदोलन भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। ये सभी पेंशनर हैं, ये इज्जत की जिंदगी जी रहे हैं, हमें अधिकार नहीं है क्या? हमारा क्या भविष्य होगा? राजेश कुमार। तो यहाँ पे ओपीएस भी मुद्दा है? हाँ जी, ओ बिल्कुल जी, हम सरकारी कर्मचारी तभी तक बोल रहे हैं सर, ये भी मुद्दा है सर। जैसे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, टीचर हूँ, लेक्चरर हूँ मैं जी। स्कूल में बच्चे हमारे 11वीं 12वीं की तैयारी करते थे आर्मी में जाने के लिए, लेकिन आज हमारे बच्चे है ना पूछते हैं सर क्या करें जाके, क्योंकि 18 साल की एज में जब बच्चा जाता है 22 साल में वो घर आ जाता है, उसके बाद उसका जो 4 साल पढ़ने का टाइम था वो सब निकल गया उसका, अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। हमारे यहाँ ये लागू तो कर दिया इजराइल की तरफ पे, वहाँ पॉपुलेशन कम है, मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, 140 करोड़ से ऊपर पॉपुलेशन हमारी। ये तो वहाँ था 4 साल की, जहाँ के लोग आर्मी में नहीं जाना चाहते, हमारे तो लड़के खड़े हैं करोड़ों बुला लो चाहिए, 4 साल के बाद उनको रास्ता नहीं मिलता, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते। हमारे +2 के बाद डायरेक्ट जाते हैं बच्चे जी, और पूछते भी टीचर से गाइडलाइन में मांगते हैं, कहीं ना कहीं वो 75% मेजोरिटी तो वापिस आ जाएगी। आप कह रहे थे कि एक तो रहेगा, तो 75% मेजोरिटी वापिस आ जाएगी, वो फिर अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। उसके बाद ये कहा गया कि उनको बाकी सेवाओं में जो है प्राथमिकता दी जाएगी। सीआईएसएफ में एक सर सीआईएसएफ में अगर जो सीएपीएफ बात मान ली सर, अगर ऐसा रोजगार है तो उनको डायरेक्ट ही दे दो ना, डायरेक्ट कहाँ दे रहे हैं? अगर रोजगार है तो वो 4 साल के लिए क्यों जाएंगे? अगर मुद्दा ये कह रहे हैं कि हमारे के बाद कहीं नहीं सर, वो सारे बेचारे सिक्योरिटी गार्ड बनेंगे, कुछ हो सकता है कुछ रास्ते से भटक के अब रात की दुनिया में चला जाए, वेपन चलाना आ जाता है उनको, भाई उसको 4 साल तो कुछ पैसे मिल रहे हैं, उसके बाद तो कुछ नहीं है उसके लिए। आप ये कह रहे हो अग्निवीर और ओपीएस 2 मुद्दे हैं? हमारे 2 मुद्दे हैं जी, साथ के साथ एक आप क्या करती थी? मैं पीजे में नर्सिंग ऑफिसर हूँ। आप हर जगह ये मीडिया में हर जगह ये दिखाया जा रहा है कि हमारा देश 5वीं अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, सारे स्कूल मर्ज कर दिए गए, एजुकेशन के ऊपर क्या ध्यान दिया? यही अर्थव्यवस्था है। कोई टीचर भर्ती नहीं हुआ,
कोई लाइब्रेरी नहीं है, कोई लैब नहीं है बच्चों के लिए। पेरेंट्स मजबूर हो रहे हैं प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए। हर यूनिवर्सिटी में, सुपा यूनिवर्सिटी में आप पूछ सकते हो जाकर, वहाँ लेटर आया हुआ है, अभी अपना खर्चा यूनिवर्सिटी खुद उठाए, वो फीस बढ़ाएंगे बच्चों की, बोझ किसके ऊपर पड़ा? हमारा यही 5वीं अर्थव्यवस्था है। स्टेशन बेच दिए, टिकटें इतनी महंगी कर दी, यही 5वीं अर्थव्यवस्था है। और रही कर्मचारियों के लिए पेंशन बंद कर दी, सारे नेता अपनी पेंशन ले रहे हैं, सारा वो एक नहीं 4-4 ले रहे हैं। हमारी एक सामाजिक सुरक्षा का हक सबका है, क्या हमें नहीं मिलना चाहिए वो? अब सर एक सरकार ने योजना लाई थी हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, चिराग योजना, जिसमें सरकार क्या करी, प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लो और सरकार 1000 रुपये महीना उसमें फीस देगी गरीब बच्चों को, जबकि जो हमारे 1500 होगी बढ़ा दी होगी सर। जबकि हमारे जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, अब जैसे मेरा स्कूल पीएम श्री स्कूल बन गया, हालांकि बिल्डिंग वो सब कुछ है, थोड़ा सा उसमें चेंज हल्का, स्टाफ भी वही है, बच्चे भी वही हैं, वहां पर 500 रुपये बच्चों से मांग रहे हैं। कहीं ना कहीं स्कूल देखो, गरीब के बच्चे हैं वो स्कूल छोड़ के जाएंगे। 500 प्राइवेट वाले को तो बच्चे को दे रहे हैं फीस, प्राइवेट स्कूल वाले को तो 1500 मंथ की, और सरकारी स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है उससे 500 रुपये मांग रहे हैं हर महीने के। तो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल भी बंद होंगे जी, क्योंकि किसी भी देश में शिक्षा स्वास्थ्य सबसे कंपलसरी चीज है जी, हर आदमी को चाहिए। और इसको अगर हम कमजोर कर देंगे तो आगे आने वाला समय बड़ा मुश्किल होगा। और हमारे देश की तो मोस्टली पॉपुलेशन जो है जी, उसकी मतलब शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, आपका क्या? शिक्षा पे देना चाहिए सब। आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम दीपक है भैया। दीपक, क्या करते हो दीपक? मैंने एमफिल कर ली है, राजनीति विज्ञान विभाग में पढ़ता हूँ मैं, एमडी यूनिवर्सिटी से। और मैं देख रहा हूँ नेशनल जो मुद्दे हैं उनको पीछे किया जा रहा है। कोयलेशन का बार बार मुद्दा आ रहा है कि गठबंधन की सरकारें अच्छी नहीं होती हैं। गठबंधन की सरकारें अच्छी क्यों नहीं होती? इंदिरा गांधी के बाद में 77 का जो इलेक्शन हुआ, जनता पार्टी की जो सरकार बनी, कोयलेशन की सरकार थी, उसमें सभी दल एक साथ आए थे। उसके बाद हम देखते हैं तो वीपी मंडल को भी लेके आने में कोयलेशन की गवर्नमेंट का काम था। पोखरण 2 हुआ, वो भी कोयलेशन की गवर्नमेंट। आज सबसे बड़ा मुद्दा ये दिखा रहे हैं कि कोयलेशन की गवर्नमेंट से देश का भला नहीं होगा, बहुमत की सरकार हो। क्यों भाई? बहुमत की सरकार, डिक्टेटर थोड़े चाहिए हमें तो देश के अंदर आज़ादी चाहिए ना। और कोयलेशन की गवर्नमेंट्स जो हैं वो बनती हैं, वो मुद्दों को उठाती भी है, मुद्दों को हल भी करती, सिचुएशंस को वो भी करती पूरे तरीके से। बहुमत की सरकार की तरह डिक्टेटरशिप के रूप में तो काम नहीं करती। चाहे पोखरण 2 हो, चाहे वीपी मंडल हो, ऐसे मुद्दे हैं जिनको आज भी सरकारें हिला नहीं सकती, है ना? आपके सामने है सारी चीज़ें। लेकिन आज ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि भाई अगर कोयलेशन की गवर्नमेंट आएगी तो क्या तेजस्वी यादव ये बनेगा, क्या आपका ये जो आपका राहुल गांधी है, केजरीवाल है, यानी कि इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं उनको कम तराकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि अगर डिक्टेटर की बात करें तो अगर जब इतनी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, जिसके बाद में 77 में जनता पार्टी के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए नेताओं ने देश को संभाल लिया, तो आज क्या ऐसी सिचुएशन नहीं है कि ये उसी का तो उदाहरण देते हैं कि वो सरकार ज्यादा दिन चल नहीं पाई, हो गिर गई। वो सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाई, गिर गई। लेकिन उस सरकार को गिराने में भी तो हम देखते हैं ना किन लोगों का हाथ है। लेकिन हम सबसे मेन चीज तो ये है ना कि आप उसको चुनौती दे पाए, डिक्टेटरशिप के रूप में आप एक उसके साथ एक सरकार खड़ी कर पाए थे उस टाइम पे। आज भी तो हम यही देख रहे हैं। आज ये कह रहे हैं कि आरोप लगाते हो कि डिक्टेटरशिप है। सरकार एक हद से ज्यादा मात्रा में वास्तविक रूप से लोगों की प्राइवेसी पे हमला कर रही है। लोगों को उतनी छूट नहीं है जितनी छूट होनी चाहिए। सरकार को क्यों हमारे एक चीज के लिए वो माने? सरकार आज कोशिश करती है कि हम अपने वोट को सोशल मीडिया के तहत डिफाइन कर दें। अब ओपिनियन तैयार किए जा रहे हैं सोसाइटी में कि अगर ये आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, ये आ जाएंगे ये हो जाएंगे। झूठे प्रोपेगेंडा के तौर पे इलेक्शन जीतने की कोशिश की जा रही है। आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम नवीन है जी। नवीन, आपके यहाँ तो डबल इंजन की सरकार रही, तो कैसा काम रहा इसका? ऐसा है जी, एक भी नया काम नहीं हुआ। 2014 में हरियाणा के ऊपर 60,000 करोड़ का कर्जा था, जो कि पिछले 10 साल में 2,85,000 करोड़ हो गया है। और नया काम एक नहीं हुआ, एक नया इंस्टीट्यूट नहीं बना, एक नया कोई उद्योग नहीं आया, बड़ा उद्योग। उल्टा हमारे एमपी साहब थे दीपेंद्र हुड्डा जी, उन्होंने महम में एयरपोर्ट पास करवाया था, वो एयरपोर्ट यूपी भेज दिया गया। क्यों? सोनीपत में रेल कोच फैक्ट्री थी, वो जो आपके अभी जो आपके मौजूदा सांसद हैं, उनका काम कैसा है? मैंने तो आज तक उनको देखा भी नहीं है जी। यही शहर से हो? जी, शहर से आता हूँ मैं। ना किसी सामाजिक आयोजन में मैंने उनको देखा, ना किसी के मौत होगी कहीं कहीं नहीं देखा आज तक। तो काम तो दूर की बात है। क्या नाम है नौजवान आपका? मेरा आशीष नाम है। क्या करते हो आशीष? मैं पढ़ाई करता हूँ। किस क्लास में? वोट बन गया? मास्टर्स करता हूँ। हाँ जी, बन गया, पिछले प्लान में ही बन गया था। क्या है मेरा मुद्दा है खिलाड़ियों के लिए। इस सरकार ने खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं करा है। जो पिछली सरकार थी कांग्रेस सरकार, वो उनकी नीति थी पद लाओ
लेकिन तो सरकार कहती है कि हमने तो खिलाड़ियों को बहुत मान सम्मान दिया, प्रधानमंत्री मिल लिए। कुछ नहीं दिया। मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा सरकार की। इस सरकार ने खिलाड़ियों चुनाव तो अभी लोकसभा का हो रहा है, तो उसके लिए क्या सोचते हो? उसके लिए तो हम कांग्रेस लेके आएंगे। कांग्रेस हमें चाहिए, वो खिलाड़ियों का ध्यान रखती है, आगे बढ़ावा देती है उनको। पदक लाओ पद पाओ की नीति थी वो इन्होंने खत्म कर दी बीजेपी सरकार ने। हाँ जी, ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरीश है और मैं यही कहना चाहता हूं कि हरियाणा का राजनीतिक मिजाज बदल रहा है। राष्ट्रीय मुद्दे अपनी जगह हैं, लेकिन क्षेत्रीय मुद्दे भी हैं। हम देख पा रहे हैं, हम क्या सभी देख पा रहे हैं, हरियाणा में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है देश में, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की जो हालात है वो अच्छे नहीं हैं। डिपार्टमेंट्स खाली पड़े हैं, फीस बढ़ाई जा रही है और समय नियमित कक्षाएं नहीं हो रही हैं। स्वास्थ्य जो व्यवस्थाएं हैं वो भी अच्छी नहीं है। मुझे लगता है कि कोई भी चुनाव किसी भी क्षेत्र में जब होता है तो वहाँ के क्षेत्रीय मुद्दे अहम होते हैं। राष्ट्रीय मुद्दे अपने जगह है, मैनिफेस्टो बनाया जाता है वो सभी के हित के लिए बनाया जाता है, सभी के लिए जरूरी होता है, लेकिन हर विविधताओं से भरा देश है तो विविध भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं भी तो पाएंगी। उन समस्याओं को देखकर वोटर अपना वोट तय करे कि किसे देना। मुझे लगता है कि तब हम एक अच्छी बेहतर सरकार का निर्माण कर पाएंगे, एक अच्छे कैंडिडेट को चुन पाएंगे, और जब बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट वहां जाकर बैठेंगे तो सच में वो आवाम की आवाज वहां बैठेगी, आवाम की आवाज वहां पहुंचे। हरीश, एक बात बताओ मुझे, आप मुझे पॉलिटिकल रूप से काफी जागरूक लग रहे हो। पिछली बार 10 में से 10 सीटें बीजेपी ने जीती, इस बार हरियाणा में क्या स्कोर लगने की उम्मीद लग रही है आपको? क्या हो सकता है? या स्कोर तो देखिए, हरियाणा का मिजाज आप हरियाणवी में बता दो। सच में नहीं पता होता है, लेकिन अब की बार बीजेपी की तरफ से रुख कम हुआ है लोगों का। उसके कई रीजन है। हरियाणा में अगर देखा जाए तो सबसे पहले किसान आंदोलन, फिर उसके बाद पहलवानों का आंदोलन, उसके बाद जो युवाओं को लेकर युवाओं में पूरी तरह से एक तरह सा मैं कहूँगा, जैसे ये किसान आंदोलन हुआ और जो पहलवान आंदोलन हुआ, बाहर के लोगों ने इसे एक पॉलिटिकल चश्मे से देखा और लोगों ने उसको एक बिरादरी से जोड़ा कि यह आंदोलन एक बिरादरी के लोगों का था। इस पे आपका क्या सोचना है? देखिए, मुझे लगता है कि जब कोई खिलाड़ी जीत कर आता है तो वो देश का खिलाड़ी होता है, और जब खिलाड़ी देश का होता है तो वो देश का ही होता है। उसमें किसी समुदाय, किसी क्षेत्र से हम जोड़ कर ना देखें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो देश के लिए मेडल जीत के लाए या उन्होंने जो भी कुछ किया, देश का नाम हुआ ना, सभी ने उनको सम्मान किया। तो फिर जब वो अपनी बात कोई रख रहे हैं, या सिर्फ वही नहीं और दूसरे और कोई व्यक्ति बात रख रहा है, तो वो देश का है भाई। एक वर्ग समुदाय से क्यों जोड़ कर देखा जाए? मतलब ये तो फिर दोहरे पैमाने हो गए ना, कि जब जीत कर आएंगे तो वो है, जब बात कहेंगे तो वो है। ऐसा तो नहीं होता ना, नहीं होना चाहिए। और आप रोहतक से हो या कहाँ से हो? मेरा लोकसभा क्षेत्र फरीदाबाद है, और मैं क्योंकि रोहतक में पढ़ाई करता हूँ तो मैं रोहतक में रहता हूँ। तो दोनों लोकसभा क्षेत्र का आप बता दो, क्या है मामला? फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो सिटिंग एमएलए भी हैं 10 साल से, एमपी, हाँ सॉरी, कृष्णपाल गुर्जर जी। और जो कांग्रेस या इंडिया ब्लॉक के हैं वो है महेंद्र प्रताप जी। टक्कर है, ठीक ठाक टक्कर है। और वहाँ पर भी अगर देखा जाए तो लोगों का ये कहना है कि वोट मिल सकती है, वो मोदी के नाम पर वोट मिल सकती है इन्हें। भारत सरकार ने जो काम किया है, इन्होंने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया है, तो इन्हें वोट मिलने की कम उम्मीद है। ये कृष्णपाल गुर्जर जी के बारे में वहाँ के वोटर्स का कहना है। कांग्रेस से महेंद्र प्रताप है। कांग्रेस से महेंद्र। यहाँ रोहतक में क्या सुनने में आया आपको? रोहतक में अभी इतने सभी लोगों ने जो कहा है वही सुनने में आ रहा है बार बार। आप क्या सोचते हो भैया? नमस्कार, क्या नाम है आपका? ध्रुव नाम है सर मेरा। क्या करते हो ध्रुव? मैं एजुकेशन कंप्लीट हुई थी, अब मैं जॉब सीकिंग कर रहा हूँ, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ। और लेकिन गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना पहले जैसा होता था कि हमें गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर लोगों के अंदर क्रेज़ होता था, युवाओं में क्रेज़ होता था एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना। एक वो चार्म अब कम होता जा रहा है लोगों में से। लोगों के अंदर अब देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर में जाने। सरकार भी तो ये कहती है कि भाई सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, लोगों को एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, उस दिशा में कदम बढ़ना चाहिए, या मुद्रा योजना चलाई कि उसे देंगे। तो इस सारे लोगों पे यूथ क्या सोचता है? सर चलिए मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं चाहूँ आज के टाइम पे कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, सर आप कह रहे हैं कि सरकार कहती है कि हम आपको पैसा देंगे सब। सर ये चीज़ कहना
अप्लाई करना आपको लगता है आसान है, जब इंसान फील्ड में उतर के जब अपना देखता है कि मैं अपना बिजनेस सेटअप करूँ या कुछ करूँ, उसमें बहुत कठिनाई आती है। गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर अब ना पेंशन रही, ना अब पे स्केल रहा, ना जॉब सिक्योरिटी है। जॉब गवर्नमेंट में भी आप कह रहे हैं कि सरकारी सबको नहीं दे सकती, नहीं देती, ठीक है, नहीं, जो कैलिबर, जिसमें कैलिबर है, जो पेपर पास कर पाएगा, आप उनको तो दो। हरियाणा में पेपर हुए, भर्तियां हुई? हरियाणा में पेपर होते हैं, आप पेपर करवाइए, अगर आपके पास दिख रहा है आपको उसमें कोई प्रॉफिट है सरकार का तो ठीक है, नहीं तो पेपर वहीं के वहीं रद्द हो जाएगा, वहीं स्थगित कर देते हैं। बहुत कोटे से बाहर से लग रहे हैं हरियाणा में। हमारा 85% हमारा कोटा होता था हरियाणा का। हरियाणा गवर्नमेंट ने वो रूल कर दिया, डोमिसाइल हटा दिया हमारा सर, और वो गुजरात के और यूपी के यहाँ लग रहे हैं हमारे यहाँ। हमारी सीटें खत्म कर रहे हैं लोग ये। और बीजेपी सरकार तो ये कह रही है कि पकौड़े तड़ो युवाओं को। जो IIT कर रहे हैं वो दुखी हो रहे हैं। IIT को नौकरी नहीं है, साइकिल को पंचर लगाने वाला जो है ना वो कामयाब हो रहे हैं यहाँ। कितनी पढ़ाई कर लो, लास्ट में आने के बाद डिग्री लेके घूमते रहो सर, आपकी वैल्यू नहीं है। आप क्या करते हो सर, क्या नाम है? सर मैं जॉब करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब, पुष्पेंद्र नाम है मेरा। यहाँ गवर्नमेंट जॉब वाले भी बोल देते हैं, ऐसा हिचकते नहीं है। लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य तो नहीं है। जो हमारे छोटे युवा हैं उनका तो भविष्य खत्म हो गया सर। हरियाणा खाली हो रहा है। हरियाणा पंजाब से 80% लोग युवा जो है बाहर चले गए देशों में। कोई डंकी उससे जा रहा है, कोई किसी से जा रहा है, जमीन बेच के जा रहे हैं। इस चीज के लिए जो लोग बाहर जा रहे हैं, परिवार कितना बड़ा बड़ा उनके लिए उधार लेता है, पीछे से वो फिर भेजते हैं, वहाँ पैसे होते हैं। तो युवा इसका मतलब नहीं मिल रहा तभी जा रहा है ना। युवा परेशान है इसलिए जा रहा है। नौकरियां नहीं है, कहने को वही बात है, अगर 100 नौकरियां निकाली, अगर 100 में 80 बाहर के लगा दोगे तो 10 कैसे, मतलब 20 से क्या फर्क पड़ जाएगा। अब जो डी ग्रुप के जो लड़के हैं, जो आप मॉर्निंग में देखते थे इतनी दौड़ करते थे रोडों के ऊपर, इसमें स्टेडियम में, पार्कों में, अब वो बंद हो गए हैं क्योंकि अग्निवीर योजना ऐसी आ गई, लोगों का आर्मी में भर्ती सिस्टम खत्म हो गया। अग्निवीर योजना से क्या यहाँ सरकार को नुकसान है? मोदी का नुकसान है सरकार को। उन लड़कों का भविष्य खत्म हो गया सर। उनका आज के दिन नशे की तरफ रुझान हो गया। जो बच्चे सुबह सुबह उठ के जो मेहनत करते थे, रेस लगाते थे, आर्मी के लिए तैयारी करते थे, देश के लिए जज्बा था। एक बताओ ना आप, 2014 में हमने भी मोदी को वोट दी थी इसी आस पे कि भी हाँ कुछ करेंगे, कुछ भी सरकार बदलनी चाहिए। 10 साल पहले कांग्रेस थी, पर लेकिन हुआ क्या, खाली सिर्फ बातें ही बातें, कुछ जमीनी स्तर पे कुछ है नहीं। आप खुद देख सकते हो बेरोजगारी की क्या हाल है। 19 में क्या था? 19 में 2019 में ये तो देखो वो पुलवामा का ऐसा एक प्रोपेगेंडा बनाया गया कि भी लोगों को मतलब देश के नाम पे जवानों के ऊपर वोट मांगी गई। मोदी जी की लहर भी थी, अब लहर आप ये बताएं। मोदी जी की लहर भी थी 19 में, अब लहर नहीं है, बिल्कुल खत्म। आप लोग कभी बीजेपी के साथ रहे? हाँ बिल्कुल। 2014 में हमने वोट दी थी, 19 में नहीं दी। अब की बार मोदी क्या कह रहे हैं? वो हमारी भूल थी, हम मोदी को अब वोट नहीं देंगे। आप क्या नाम भैया? लेकिन पुलवामा वाली जो बात कही उसमें ये भी तो बात है ना कि सरकार का ही एक आदमी सरकार में रहते हुए सरकार का अगेंस्ट बोल रहा है और ये बोल रहा है कि भाई मेरे को बोलने नहीं दिया जा रहा, मेरे को रोका गया है। तो ये तो इनफैक्ट सबके सामने ही है कि भाई कोई ना कोई साजिश थी जो ये करी गई है। अब उसकी तो सरकार जांच कराएगी, जब जांच रिपोर्ट आएगी तो पता लगेगा। आप कहाँ से बताऊँ? मैं रिटायर्ड DSP हूँ हरियाणा गवर्नमेंट से और पंडित जाति से हूँ। कोई यहाँ जाति वगैरह का तो कोई प्रश्न है नहीं। बाकी जो बीजेपी की पॉलिसी है उसके अगेंस्ट लोग सारे सभी भाई हैं। एक तो इनके झूठ तूफान जो अपना बीजेपी का एजेंडा है उसको तो बिल्कुल दरकिनार कर दिया। अपने नए एजेंडे, कभी मंदिर मस्जिद, कभी हिंदू मुसलमान, इस पर रखे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह है। तो थोड़ा सा आप मुझे हरियाणा के बारे में, आप तो DSP रहे हैं रिटायर्ड, थोड़ा हरियाणा की पॉलिटिक्स के बारे में। हरियाणा की पॉलिटिक्स बिल्कुल क्लियर है। काम करने वाले को वोट मिलता है, जो काम नहीं करता उसको वोट नहीं मिलता। हरियाणा की क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई हरियाणा ये कह दे कि भाई किसी के पीछे लग जाए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लीडर हो लिया। यहाँ से चौधरी लाल भी हार के गए हैं, चौधरी बंसी लाल भी आ रहे हैं, जो अच्छे अच्छे लीडर हैं वो भी आ रहे हैं, चौधरी भजन लाल भी आ रहे हैं जिन्होंने काम किया है। तो ये बात नहीं कह सकते कि भाई किसी जाति के बाद या किसी आदमी के पीछे हम लग रहे हैं, भाई हम अंधे होकर उसी को वोट देते हैं। हम देते हैं वोट उसके गुण देख के, उसके काम देख के, मेरिट देख के, उसका काम व्यवहार देख कर जब देते हैं वोट। अब मौजूदा MP हमारा, मैं ये समझता हूँ कि, और ये सारे भी बता देंगे, अपने कार्यकाल में उसने या उसके कोई सपोर्टर हो ये बता दें कि उसने 2 काम किए हैं यहाँ, तो हम सभी आज भी उसकी वोट दे देंगे, आज भी दे देंगे हम। कोई कभी आए नहीं आके ये बताओ। आप अपने एक अखबार की कटिंग है, आपने मेरे से जिक्र करा, तो अखबार की कटिंग नहीं, अखबार में पब्लिश हुआ
कि भाई इसने सबसे तो कम लोकसभा में प्रश्न पूछे और सबसे कम बजट खर्च किया। ये ना हो तो अखबार बता दो, अखबार में नहीं हो तो, और फिर भी वोट मांगने की कोशिश कर रहा है। तो क्या ये आदमी सबको पता नहीं है कितना क्या है? अग्निवीर की कोई हमारे यहाँ अपने इनके प्रस्तावना में या इनके मैनिफेस्टो में कोई बात नहीं थी, लेकिन एक नया सुस्सा जोड़ दिया। अब अग्निवीर जो बनाने शुरू कर दिए। हमारा 80% जो यूथ है वो छोटी नौकरी में ही कामयाब होता है, और उसके लिए एक मिलिट्री सबसे बढ़िया रास्ता है, उसका भी रास्ता बंद कर दिया। तो बताओ इसका क्या हो? ठीक है किसान सर जैसे मुझे हाँ बोलो, मुझे थोड़ा और समझाइए आप। जैसे 2014 में जब चुनाव हुआ तो 1 सीट कांग्रेस जीती, 7 सीट बीजेपी जीती, 2 INLD जीती। उसके बाद अगला चुनाव जब हुआ तो 10 की 10 बीजेपी जीती। तो अब 10 सालों में क्या शिफ्ट आया है कुछ? मेरा मानना ये कि 10 साल में मैं बताता हूँ भैया, एक बार सुनना मेरी बात। अरे 10 साल का बदलाव बताता हूँ मैं दोस्त, आपसे मैं पूछूंगा। 1 मिनट बाबूजी, 1 मिनट। 10 साल का बदलाव मैं बताता हूँ आपको। 10 साल में यो बदलाव आया है यहाँ पर। 10 साल में एक मनीष ग्रोवर नाम का विधायक बन गया गलती से, पता नहीं कैसे बना है, और उसने वो गुंडागर्दी कर रखी है यहाँ पे जो किसी का उसके साइन के बिना कॉन्ट्रैक्ट की जॉब्स है वो भी नहीं बच्चा पकड़ सकता। ऐसे हालात हो गए इस रोहतक में। पार्टी से कौन? मनीष ग्रोवर बीजेपी पार्टी से है। उन्हीं ये इतनी पब्लिक खड़ी, आप आधे रोहतक में घूम ले, नहीं आगे यहाँ से MLA होते थे। अभी तो कांग्रेस के MLA हैं। अभी कांग्रेस के MLA, इससे पहले सेशन में MLA होते थे। हरियाणा में, पूरे हरियाणा में चले जाना आप, पूरे हरियाणा में चले जाना, उनको सेकंड CM कहा जाता है उनको। पूरे हरियाणा घूम लेना आप, पूरे हरियाणा के दौरान। आपसे पूरा समझता हूँ, थोड़ा सा इनसे बात करो। बताया उसको बात एक और कहूँ, हमारे MP साहब के बारे में भी हमने ये सुना कि वो ये भी कहता है कि भाई मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन मुझे ग्रोवर नहीं करने देता। ऐसा भी इसके बात आई है, ये भी आए हैं, ये MLA ये MP साहब की वर्डिंग। अच्छा ठीक है। तो सर आपने तो देखा है राजनीति लंबे समय से, यहाँ पे एक वक्त में INLD बहुत प्रभावी रही, उसके बाद फिर बीच में JJP का उभार भी आप लोगों ने देखा। एक ही तरीके की राजनीति उससे। तो INLD का प्रभाव क्यों कम हुआ और JJP पे अब लोग क्या सोचते हैं, और बीजेपी कांग्रेस का? देखो INLD भी एक विशेष मोटिव लेकर ही आई थी, कोई अपने देवीलाल की विरासत के कारण ही आई थी। जो लोगों का मॉब तो जो था मास, उनके पास पब्लिसिटी नहीं थी, उनके पास मास पब्लिक की मेजोरिटी उनके साथ नहीं थी, वो चौधरी देवीलाल के साथ थी। चौधरी देवीलाल जितने सक्रिय रहे या उसकी पॉलिसी का जब तक असर रहा, लोग उनके पीछे लगे रहे, उनके बाद उनका कोई आधार रहा ही नहीं। फिर उनकी खुद की अपनी पार्टी भी INLD भी 2 पार्ट होगी, ना तो अदरवाइज इस तरफ जा सकते लोग, ना इस तरफ जा सकते। तो ये कारण रहा है। आप लड़ाई 2 तरफा है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। देखो एक तरफा है जी, यहाँ तो कांग्रेस है, एक तरफा है सिर्फ, यहाँ तो सिर्फ कांग्रेस है, यहाँ 2 तरफा नहीं है। यहाँ सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा ने काम किया है। आप जहाँ खड़े हो यहाँ पे भी दीपेंद्र हुड्डा का बनवाई हुई जगह है। कुछ ऐसा है, इसमें कुछ ऐसा है, एक लाभार्थी भारत इतना बढ़िया छोटा जिसका कोई हिसाब नहीं, जेल के हरियाणा 10 साल में कितना हाथ लगा हो तो बताओ। 10 साल में उसके बाद दोबारा रोहतक में सड़कें रिपेयरिंग भी नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा विनीत नाम है। क्या करते हो? मैं बिल्कुल फ्री हूँ। इस गवर्नमेंट ने हमें थाली बिठा रखा घर पे, जो अनाज दे रही है वो अनाज खा के इस पार्क में घूमने आ जाते हैं, ये कर रखा है। अब जो D ग्रुप की भर्ती हुई थी ना, उसके अंदर जो स्पोर्ट्स की लिस्ट लगी, उसके अंदर 300 बच्चे ऐसे लगाए गए हैं जो एक्स सर्विसमैन दिखा दिए। हस्ताक्षर के बिना एक भी आदमी भर्ती नहीं होता है रोहतक जिले का, ऐसा हालात हो गए हैं। जो पूछा था ना प्रश्न, उसके बारे में मेरा कहना ये है थोड़ा कि जो लाभार्थी अपने आप को समझते हैं ना कि वो गेहूं ले लिए, उसके ले लिए, शायद वो आज भी उसके सपोर्ट। 10 साल में इन्होंने जैसे मतलब गरीब आदमी जो प्लॉट लिया था ID का चक्कर लेकर ना, सुनो मेरी बात, मतलब इन्होंने वो बेचने का भी राइट छीन लिया 10 साल में। जा पड़ता तो गरीब आदमी को जी, आप करके मैं जरा मैं बता दो बात में, गरीब आदमी को इन्होंने। हाँ मैं अच्छा आप बताओ। ऐसा है कि जो लाभार्थी वर्ग है ना, जिसको ये लाभार्थी वर्ग एक बाइफर्केशन कर दिया सोसाइटी का, शायद वो आज भी उसके साथ जुड़ रहा है। लेकिन जो उस लाभार्थी को ऐसे ऊपर है या वो लाभार्थी से वंचित आदमी है ना,
वो शायद बीजेपी के साथ नहीं है, वोटर पूरा नहीं। हरियाणा घूम रहे हो, पूरे हरियाणा के अंदर आप एक बात बताना, कैंडिडेट बेस पे कहाँ वोट मांगे जा रहे हैं? बीजेपी कैंडिडेट बेस वोट कहाँ मांग रही है? सिर्फ एक मोदी के नाम पे। मोदी कहाँ कहाँ जाके काम करेगा? यहाँ मोदी आके काम करेगा क्या? नहीं करेगा। हमारा एमपी काम करेगा, हमारा एमएलए काम करेगा, मोदी कहाँ जा जाए काम करेगा? लोग बोल रहे हैं मोदी के नाम पे, मोदी साहब बोल रहे हैं जाके मैं करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। कहाँ से करोगे आप? जाओगे कहाँ? मेरे रोहतक आए, उनको पूछना कितना टाइम हो गया, वो रोहतक कब आए थे आखिरी बार, उनसे पूछना ये बात। पब्लिकली ये सिर्फ कहते हैं कि मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मोदी का नाम भी काफी है, मुझे वो वोट मांगने की कोई जरूरत नहीं है, ना काम करने की जरूरत। और जो मोदी की तो लहर थी वो खत्म हो चुकी है। क्राइम यहाँ बढ़ गया सर, कितना क्राइम बढ़ गया आपको पता है? इधर पूछो। हर रोज यहाँ पे ये सारे चोर हैं, किसी ने काम नहीं करना, हमने कमा खाना है, किसी की वोट दो ना दो, शाम ने कट्ठी दारू पीनी ने कट्ठी चाय पीनी होटल में बैठ कर ने। इनकी शादी होगी, अब कट्ठे पाओगे, एक थाली में खाते पाओगे, किसी को वोट देने का कोई फायदा नहीं है, सारे एक थाली के चट्टे बच्चे हैं। ठीक है, तो दे दी वोट में। वोट आपका वोट हो गया? अभी कहाँ वोटिंग हुई? और क्या बताओ, वो पूछना क्या बताओ? आप क्या करते हो? मैं स्पोर्ट्समैन हूँ। क्या खेलते हो? कबड्डी खेलता हूँ स्टेडियम में। स्टेडियम में जाकर देखो, न पीने का पानी है, न कहीं बाथरूम की सुविधा है, कहीं कोच नहीं है, ट्रैक फटे हुए सारा, कोई भी सुविधा नहीं स्टेडियम में। कब बने थे स्टेडियम? स्टेडियम उड्डा तो बनाया था 2011 में, उसके बाद कोई फैसिलिटी नहीं है। खट्टर साहब को बोला था कि इसको रिपेयर कर दो टीनों को, और बोले छत को उतार कर साइड में रख दो कोने में, उनको बोला था रिपेयर के लिए, इसको उतारो कोने में रख दो, कोई काम नहीं हो रहा स्टेडियम में, टोटल खत्म। स्टेडियम के सामने अपना 5 स्टार का ऑफिस बना लिया बीजेपी ने, पर स्टेडियम को आज तक रिपेयर नहीं किया गया है जी। काम तो वो जो सरकार का है ना, जो अभी भर्ती हुई थी, डी ग्रुप की भर्ती हुई थी ना, उसको सुनो आप। ऐसा किया गया है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन थे उनको 301 सर्विसमैन दिखा दिया गया है, और जबकि उनकी ज्वाइनिंग करवा दी गई है। जो असली स्पोर्ट्समैन थे वो अभी बैक रहते हैं। हम आपको अपना रिज्यूम दे दें, आपकी कंपनी में वैकेंसी हो, आपकी जॉब दिलवा देना, सरकार तो दिलवाए नहीं। अग्निवीर से पहले स्टेडियम में 10,000 बच्चे आते थे, अब स्टेडियम में 1512 बच्चे मुश्किल से आते हैं। ठीक है, अभी एक अग्निवीर शहीद हुआ, आपने देखा होगा, एक पहले पंजाब में होता है, कभी हुआ है, मतलब एक साल में ही बेचारा शहीद ना, उसके बच्चे की पेंशन है, वो मतलब कैसे घर चलाएंगे ये बताओ। तो ये आपने रोहतक के लोगों को सुना, इन्होंने अलग अलग तरीके के मुद्दे रखे, हर वर्ग के लोगों से बात की। जी क्या नाम, नेता हैं आप? नहीं भाई साहब ऐसा है, इसको छोड़ दो आप। यहाँ बीजेपी ने कोई काम नहीं करवा 10 साल के दौरान, और जो काम हुए हैं वो चौधरी दीपेंद्र हुड्डा के दौरान हुए हैं। क्या नाम आपका? मेरा नरेंद्र है जी। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। हाँ जी, और रही बात या स्टेडियम ला लो, यो पॉलिटेक्निकल ला लो, यो पार्क ला लो, और क्या नाम है, या फिल्म यूनिवर्सिटी ला लो, मेडिकल चौधरी माथुराम वो लगा लो, क्या क्या नहीं कराया। जो काम किए हैं इन्होंने किए हैं, इन्होंने तो रिपेयरिंग भी नहीं की, कहीं भी नहीं लगा, इन्होंने खाली अपना बोर्ड लगाया है जहाँ भी इन्होंने कराया। अच्छा, तो ये सब लोगों को हमने सुन ली, हर वर्ग से, महिलाएं भी, बुजुर्ग भी, युवा भी, सबकी हमने सुनी। ये रोहतक का पंडित राम शर्मा पार्क है, जिसको हुड्डा सरकार ने बनवाया है, ऐसा लोगों ने बताया। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे। करने के लिए पार्क का नाम भी बदल दिया, पहले इसका नाम हुड्डा सिटी पार्क था, पहले से ही सेक्टर हुड्डा बोलते, सेक्टर हुड्डा की जमीन है ये, इसका नाम चेंज करवा दिया, पंडित श्रीराम पार्क लिख दिया कि जात पात का, पंडितों का और जाटों का इस पार्क पे झगड़ा हो, नाम चेंज करवा दिया बीजेपी वालों ने झगड़ा करवाने के लिए। नहीं तो तब से पार्क बना था 10 साल से, हुड्डा सिटी पार्क नाम था इसका। अभी ये हाँ किसी के गोद पे नहीं था, ये डिपार्टमेंट के नाम पे हुड्डा पार्क था। अब इन्होंने 2-4 महीने से नाम चेंज करवा दिया जात पात की राजनीति करने के लिए, कि जात पात की राजनीति होती है। हाँ बिल्कुल होती है, जाट नो जाट करवा रहे हैं ये 35-1, और किसी से कोई मतलब नहीं है। और पार्क का नाम बदले क्या फायदा होने को, 10 साल में नाम चेंज नहीं किया, स्टार्टिंग रख दिया हुड्डा सिटी पार्क है। ब्राह्मण भी हमारे भाई हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई नाम चेंज होने से भी। सबसे मेन मुद्दे हैं, काम होने चाहिए, यहाँ व्यवस्थाएं होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए पार्क में, पानी की पीने, बताओ ये खराब मशीनें पड़ी हैं यहाँ पे पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। ट्यूबवेल चला के आप हाल में अगर देख सकते हो तो ट्यूबवेल चला के पानी भरना पड़ता है यहाँ, लेकिन तो पीने का नहीं है। समझ गया मैं। तो ये सारी बातचीत, सारे मुद्दे रहे, आपको बातचीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए दिल टॉप। मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी मोहन कनौजिया हैं। शुक्रिया।